चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पहला केस पढ़ लिया था कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि भाई दो आयनिक कंपाउंड्स का अगर लैटिस स्ट्रक्चर सेम है तो उन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, आइसोमॉर्फस, और फिनोमेना को क्या बोला जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। उसका पहला केस हम लोगों ने ये देखा था कि दो आयनिक कंपाउंड्स में अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस बराबर हो, साथ ही साथ कैटायन कैटायन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो, साथ ही साथ एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फस। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या बन सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। when two ionic compounds have when two ionic compounds have same general formula when two ionic compounds have same general formula and also equal number of water of crystallization, when two ionic compounds have same general formula and also equal number of water of crystallization, same general formula and equal number of water of crystallization, सेम जनरल फॉर्मूला एंड इक्वल नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं क्या कंडीशन है। देखिए, ये वाला जो केस नंबर 2 है, ये अब आपको कब अप्लाई करना है, ये आप तब अप्लाई कर रहे होंगे जब कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिखेगा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब पहला सवाल ये उठता है कि सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या, किसी भी कंपाउंड के साथ अगर ऐसे डॉट में H2O लिखा हो, 1 H2O 2 H2O 3 H2O कुछ भी लिखा हो, तो ऐसा वाटर जो डॉट में हम लोग लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना, तो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल बनाते वक्त कई बार क्रिस्टल को इकट्ठा बाइंड करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, और ऐसा वाटर जो क्रिस्टल बनाने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिखने का तरीका यही रहेगा, कहीं पर भी आपको डॉट में H2O दिख जाए, समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, तो आपको ये चेक करना है कि भैया इनमें से कौन आइसोमॉर्फस है, कौन आइसोमॉर्फस नहीं। तो पहली पॉइंट आपको क्या बोला गया है कि आपको चेक करना है सेम जनरल फॉर्मूला। बेटा जनरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है, ये उस पर बात करते हैं। मुझे बताइए, जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल। कितना जिंक है, एक, और साथ में क्या दे रखा है, सल्फेट। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको M लिख दूं अगर मैं, MsO4। यहां पर मैग्नीशियम भी मेटल है और एक ही मेटल है, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी MsO4, इसका जनरल फॉर्मूला भी MsO4 MsO4। आप सभी का जनरल फॉर्मूला देखो, सबका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, MsO4 MsO4 MsO4। हो सकता है बाई चांस कभी ऐसा होता, मान लो यहाँ Fe2 होता, ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता, M2SO4। फिर इसका जनरल फॉर्मूला बाकी तीनों से मैच नहीं होता। ठीक है, पर फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल में इनके सबके जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। ठीक, अब जनरल फॉर्मूला सेम होने से केवल आइसोमॉर्फस नहीं हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होना चाहिए, सेम। अब मुझे बताओ, यहाँ 7 7 7, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इसका जनरल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग है। इसका मतलब हो गया ये कि ऊपर के जो तीनों है ना, ये तीनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फस। और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इट इज नॉट आइसोमॉर्फस। मतलब बाकी तीनों के साथ ये आइसोमॉर्फस नहीं होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं, है ना, जो ABC टाइप वगैरह जो टाइप है, इसमें एक बात समझना, इनके नाम आपको याद करने हैं। ZnSO4.7H2O को बोलते हैं बेटा व्हाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं बेटा एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, इसको बोला जाता है बेटा ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल मतलब एक तरह के कंपाउंड का नाम है, कैटेगरी है, और इसको बोलते हैं बेटा ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ये कंपाउंड के नाम से मतलब जो नेम है वो हमें याद करने हैं। और एक बात समझना, इनके जो नेम है एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट विट्रियोल। अब उसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, आपको याद है कि भाई व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला ये होता है, या फिर आपको याद है कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आया तो आपको ये चारों ऑप्शन लिख के देगा, चारों ऑप्शन में से पूछेगा कौन आइसोमॉर्फस नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन डायरेक्टली पूछा ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बेबस लाचार ही रहेंगे अपन। ठीक है, और इनके कलर के ऊपर भी बात करते हैं। जो जिंक +2 होता है ना, इसके बारे में हम डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो पढ़ना है हमें वहां पर कि जिंक +2 कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलर। तो कलरलेस है मतलब ये व्हाइट बना रहा होगा, Fe+2 का कलर ग्रीन होता है, इसीलिए इसका जो कंपाउंड बनता है वो कौन से कलर का बनता है, ग्रीन। और कॉपर +2 का कलर ब्लू होता है, इसीलिए इसके विट्रियोल का नाम भी क्या होता है बेटा, ब्लू विट्रियोल। अच्छा, एक बात और समझे, अगर आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आया तो आपको अगर ये चारों ऑप्शन दिए तो आप आसानी से बिल्कुल क्या आइसोमॉर्फस कौन है या कौन नहीं पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। लेकिन हो सकता है एग्जाम में जब डिफिकल्ट करना होगा तो क्या करेगा, ये नाम देना चारों, और जब ये चारों नाम देगा तो आप ये लगा क्या होगे,
यही लगा के आओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है। आपको बचपन से सिखाया जाता है पिक द ऑड वन आउट, है ना। तो आपको क्या दिखेगा, ये विट्रियोल है, ये विट्रियोल है, ये विट्रियोल है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट। तो अपन क्या टिक करके आएंगे, सॉल्ट। फिर आएंगे आंसर की, बहुत बुरा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि यही क्वेश्चन अब इसीलिए बताना जरूरी है कि एग्जाम में आएगा तो आप एप्सम सॉल्ट, 99% बच्चे एप्सम सॉल्ट लगा के आएंगे। इसीलिए ये सुनना जरूरी था कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एप्सम सॉल्ट नहीं लगा के आना, क्या लगा के आना है, ब्लू विट्रियोल। अब बता दिया, अब इसके बाद भी गलती करके आए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल की कैटेगरी हमें समझनी है, वो है एलम। हाँ बिल्कुल सही, फिट करेगी। चलो बेटा, है ना। अब ये जो मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है एलम के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोगों ने विट्रियोल के बारे में डिस्कशन कर लिया। विट्रियोल के बाद सेकंड नंबर ऑफ जो कैटेगरी एग्जांपल हमें समझना, वो क्या आ रहा है, एलम। एलम का फॉर्मूला देख ले, जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4 डॉट M डैश बोलते हैं या M स्टार बोलते हैं, मतलब ये दोनों मेटल अलग अलग है। तो M2SO4 डॉट M-2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पर जो मेटल है वो कैसा है, मोनोवेलेंट। यहाँ पर जो मेटल है वो कैसा है, ट्राइवेलेंट। ध्यान सुनना, एक बार समझ लो इसको, है ना। बेटे यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, M2SO4, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है बेटा, M-2SO4 थ्राइस। जरा ध्यान सुनेगा। एक बात बताओ, 9th क्लास में आप ऐसा पढ़ते थे कि भैया इसका जो चार्ज और इसका जो चार्ज है उनको क्या करते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते। मुझे बताओ सल्फेट का चार्ज पता है कि नहीं पता, पता है। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2-, और मैंने क्या बोला, ये केटाइन कैसा है, मोनोवेलेंट। अब आप जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2SO4 बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। M के साथ ये 2 आ जाएगा और SO4 के साथ 1 लिखूं या नहीं लिखूं, एक ही बात है। तो ये मोनोवेलेंट केटाइन पक्का हो गया। और यहाँ पर देखो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2-, तो मेटल पे कितना चार्ज होगा, 3+, मतलब ये वाला मेटल कौन सा होगा बेटा, ट्राइवेलेंट केटाइन होगा, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि पहली बात, इसको मोनोवेलेंट और इसको ट्राइवेलेंट क्यों कहा गया है। और बेटा मोनोवेलेंट केटाइन के ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं। मोनोवेलेंट केटाइन के एग्जांपल कौन होंगे, ग्रुप 1 के केटाइन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब पे +1 चार्ज होता है। और ट्राइवेलेंट केटाइन मतलब ऐसे केटाइन जिन पे +3 चार्ज आता है। और ये कौन होते हैं बेटा, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, ये सब पे कितना चार्ज आएगा बेटा, +3 चार्ज आएगा। अब एक काम करें, पहले ये जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए, इस पे और भी कुछ बातें हमें करनी है और डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया। क्या हो गया, 24 में क्या हुआ, अरे मेरा बता रहे हैं वैसे क्या होगी, ठीक है कभी करें। ये बोली क्या बता रहे, 24 में क्या बोला, आज तो कोई मैच चल भी नहीं रहा है। नहीं, यही ठीक है। रहने दे भाई, ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हैं, क्यों खराब करवाने चाहते।
लिख लिया भाई सबने? चलिए अब इस पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बेटा इनको क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट कैटायन, इनको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट कैटायन। अब ध्यान सुनना है ना आगे की बात। ये जो एलम है, एलम जिस जो कंपाउंड है ना, एलम जैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है बेटा, डबल सॉल्ट। अब पहली बात अपन ये समझ रहे कि डबल सॉल्ट होता क्या है बेटा। एक्चुअल में कैटायन, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूं NaCl, तो इसमें कैटायन है और एनायन है ना। कैटायन और एनायन का जो कॉम्बिनेशन वाला कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का सीधा सा डेफिनेशन है वो कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट। जरूरी नहीं कि बस NaCl हो तो सॉल्ट है, सॉल्ट कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा CaSO4, तो इसमें कैल्शियम पे +2 है, ये कैटायन और ये एनायन है। कैटायन और एनायन की कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डबल सॉल्ट, मतलब यहाँ पर दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये पढ़ना है वैसे आपको, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो पहले लेक्चर में यही बातें आती है, पर ठीक है अभी यूज करना है तो थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पर ये जो M है ये कैटायन है कि नहीं है बेटा, है। और सल्फेट क्या है, एनायन। तो कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ये पहला सॉल्ट हो गया। और यहाँ पर भी एक कैटायन है और यहाँ पर भी एक एनायन है, तो ये भी एक सॉल्ट हो गया। तो दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। वाटर सॉल्ट नहीं है, वाटर सॉल्ट नहीं है ना, हाँ वाटर सॉल्ट नहीं है। बस ये वाटर इस सॉल्ट को आपस में बांधने में काम आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो सॉल्ट डबल सॉल्ट है क्योंकि ये दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। आगे की बात सुने, यहां पर जो ये वाटर दिख रहा है ना आपको 24H2O, ये 24H2O बेटा ऐसे अपने को देखने में कैसा लिख रहा है, अलग, लेकिन ये अलग नहीं रखा होता। एक्चुअल में ये वाटर जो है ना ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, मेटल के साथ। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने मेटल है, दो। यहाँ पर कितने मेटल है, दो। दो मोनोवेलेंट मेटल है, दो ट्राइवेलेंट मेटल है, टोटल मेटल 4। अब बेटा 4 मेटल में अगर 24 वाटर को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या एक मेटल पे 6 वाटर आते कि नहीं आते, आते। तो एक्चुअल में जो एलम होता है ना, एलम में हर मेटल कितने वाटर से घिरा हुआ होता है, 6 वाटर से। वाटर जो है ना वो मेटल को जाके घेर लेता है, मेटल के आसपास वाटर रिंग टाइप का या स्ट्रक्चर टाइप का हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है। मतलब मान लो अगर मैंने मेटल M+ माना तो M+ के फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ पर M+ तो जो है वो 6 वाटर से घिरा हुआ, और M के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। वाटर होता है न्यूट्रल, तो अगर M+ को 6 वाटर घेरेगा तो कॉम्प्लेक्स जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, MH2O6+। ऐसे ही अगर इसके आसपास भी 6 वाटर आएंगे तो इसका जो वाटर के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रेटेड फॉर्म आएगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MH2O6 3+। और ये जो पानी ने इनको घेर रखा है ना, इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर मेटल इंडिविजुअल है या हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो बड़ा डब्बा अपन बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या नाम दिया जाएगा, हमारा पूरा चैप्टर है आगे जाके सिलेबस में, तो ध्यान रखिएगा। अभी बस इतना बताया आपको कि इस तरह से ब्रैकेट में अगर कोई कंपाउंड लिखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक और बात समझना, मुझे बताओ एलम अगर बनाना है किसी को भी, कोई भी मेटल हो, मोनोवेलेंट हो ट्राइवेलेंट हो, तो उसको कितने वाटर के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 6। जितने वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। भैया एक मेटल 6 वाटर से बॉन्ड बना रहा है, मतलब मेटल ने कितने से बॉन्ड बना रखा, 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब एक बात बताओ, याद करिए जब हमने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर शुरू किया था तो हमने बोला था लिथियम सेकंड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। क्या ये 6 वाटर के साथ कभी बॉन्ड बना पाएगा, नहीं, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो लिथियम मोनोवेलेंट तो है, लेकिन आपसे पूछता है कि क्या लिथियम एलम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, तो लिथियम एलम नहीं बना सकता, क्योंकि लिथियम कभी भी 6 वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। बाकी जितने भी है, सोडियम थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फोर्थ पीरियड, मतलब ये अब आगे वाले पीरियड है, थर्ड या थर्ड से ज्यादा वाले पीरियड वाले जो हैं वो एलम बना सकते हैं, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या उससे ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड पीरियड वाला कभी भी एलम नहीं बना सकता। आइए ये सब लिखने के बाद इसको लिख के क्रॉस कर लीजिएगा, और स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं 4-5 लिखते जाइएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखिए, इन एलम ईच मेटल आयन, in alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. In alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. In alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. Full stop. सेकेंड नंबर पे लिखे Li+, लिथियम की बात करते हैं, Li+
does not participate in Li plus does not participate in alum formation. Li plus does not participate in alum formation. Li plus जो है वो alum formation में participate नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, कारण आपको बता दिया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है या फिर साइज उसका छोटा होता है। तीसरा पॉइंट लिखे, in alum metal ion exist as in alum metal ion exist as in alum metal ion exist, वो जो लिखे ना वो H2O6 वाले जो दोनों तरीके हाइड्रेटेड वाले, ये दोनों लिख लो। in alum metal ion exist as MH2O6 plus 1 and MH2O6 plus 3। बहुत बढ़िया, हॉर्स पावर जनरेट कर रहे हो तुम लोग हैं, चने खा करके। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ ठीक है। अच्छा, खाया हुआ असर उसे हो रहा है, ऐसा हो सकता है 2-4 चने उसने भी टिका लिए हो। चलिए लिखिएगा, है ना। अगला पॉइंट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम, the aqueous solution of alum is acidic in nature. The aqueous solution of alum is acidic in nature because it is a double salt of, because it is a double salt of, because it is a double salt of, और ये लिखेंगे ना। देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ते बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो ये लिख लें एज इट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ SaSb एंड SaWb। इट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ SaSb एंड SaWb। आई होप इसका फुल फॉर्म सबको पता होगा। Sa का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, Sb का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, Sa का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, Wb का मतलब वीक बेस। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एलम का ये जो कंपाउंड है ना, ये सब है ना आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल के फॉर्म में, पाउडर वाउडर के फॉर्म में मिलते हैं। इसको जब अपन पानी में डालते हैं ना, वो पानी का पीएच मेजर आप करोगे जो सॉल्यूशन बना, तो उसका पीएच एसिडिक नेचर का आएगा, मतलब पीएच लेस देन 7 आएगा। और वो लेस देन 7 क्यों होता है, क्योंकि ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। अब जरा इसको समझते हैं बेटा। एक बात बताओ, ये जो सॉल्ट बना होगा इसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। सॉल्ट में जो एनायन आता है ना वो एसिड से आता है। भाई सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है। तो इनमें से जो एनायन होता है वो कौन देता है, एसिड, और जो कैटायन होता है वो कौन देता है, बेस। जैसे NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4। ठीक है। अब मुझे बताना NaOH, KOH, RbOH, ये जो बेस बनेंगे ना, NaOH, KOH, RbOH, मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक। तो ये बेस बनेंगे और ये बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। NaOH, KOH, RbOH ये सब आप पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो मतलब इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और इसका एसिड कहां से आएगा, H2SO4 से, और H2SO4 है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला वाला जो सॉल्ट है ना, इसका जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है और इसका जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले में आप देखो जो एनायन आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा, H2SO4 से, और H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। और बेस कहां से आएगा, इनका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो बेस होगा, AlOH राइज, CrOH राइज, FeOH राइज। इनके जो बेस है ना वो वीक होते हैं, वीक बेस होते हैं। वो OH उतने ज्यादा फर्निश नहीं करते, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है, इस तरह की बात होती है। तो ये जो बेस है वीक बेस है। अब मुझे बताओ उसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, तो दोनों में से डोमिनेटिंग नेचर किसका आ गया, एसिड का। और इसीलिए जो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर आएगा वो डोमिनेटिंग नेचर के हिसाब से आएगा, और वो नेचर कैसा आएगा, एसिडिक। यही बात हमने यहां लिखी है कि जो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट और लिखे इसके अंदर, ऑल एलम्स आर
isomorphous, all alums are isomorphous to each other. All alums are isomorphous to each other. All alums are isomorphous to each other. ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है बेटा, एलम जो है इसको है ना शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में अगर मैं बात बोलूं तो फिटकरी बोला जाता है, और फिटकरी की बात करें तो पोटैश एलम, इसका एक कॉमन एग्जांपल। वैसे तो एलम बहुत सारे हो सकते हैं, Na भी रख दो, K भी रख दो, कभी Al रख दो, कभी Cr रख दो, कभी Fa रख दो, लेकिन हमें एक एलम का नाम जरूर याद होना चाहिए, और वो कौन सा एलम है बेटा? पोटैश एलम। पोटैश एलम मतलब यहां पर कौन आना चाहिए? पोटेशियम। तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O को क्या बोला जाता है बेटा? पोटैश एलम। अगर मान लो मैं यहां पर चेंज कर दूं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एलम हो, बहुत सारे एलम बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पोटैश एलम जरूर याद रखना है आपको, दूसरा तो बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। इस एलम को बोला जाता है क्रोम एलम। तो आपको इनमें से एक एग्जांपल जरूर याद रखना है नाम के साथ, और वो कौन है बेटा? पोटैश एलम। नोट डाउन कर लीजिए से। और इन दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम है, M2SO4 M2SO4 M-2SO4 थ्राइस M-2SO4 थ्राइस और 24H2O मतलब जितने भी एलम बनाएंगे आप, उनका जनरल फॉर्मूला वाटर क्रिस्टलाइजेशन सेम होगा, और इसीलिए वो आपस में क्या रहने वाले हैं? आइसोमॉर्फस। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये दोनों क्या कहे जाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमॉर्फस, है ना। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके बारे में जो जो पॉइंट आपसे पूछे जा सकते थे वो आपको मैंने 1 2 3 4 5 नंबर के जो पॉइंट्स है उसमें लिखा दिया, पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होता है मार्केट में जनरली, उस पर बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस एलम का जनरल फॉर्मूला देखो, इसमें मुझे बताओ क्या इसके अंदर मोनोवेलेंट कैटायन है या नहीं है बेटा? है। कितने मोनोवेलेंट कैटायन है? 2। मुझे बताइए इसके अंदर ट्राईवेलेंट है या नहीं है बेटा? है। कितने ट्राईवेलेंट है? 2। अच्छा मुझे बताइए इसके अंदर एनायन है कि नहीं है? है। टोटल कितने एनायन है? 4। देख लो आराम से भाई, किसी को 4 ना दिख रहे हो तो एक बार दिख रहे हैं? सल्फेट एनायन है, ये पूरा एक सल्फेट है, इसको 4 मत गिन लेना। और यहां पर कितने सल्फेट है? 3। तो एक यहां सल्फेट है, 3 यहां सल्फेट है, टोटल एनायन कितने हो गए? 4। अच्छा मुझे बताओ टोटल वाटर कितने इसमें? 24। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में इसके रेशियो का क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा कि एलम में मोनोवेलेंट कैटायन और टोटल वाटर का रेशियो निकाल दो। तो मोनोवेलेंट कैटायन कितने? 2 और टोटल वाटर कितने? 24। तो रेशियो क्या बनेगा? 1:12। ठीक है, आपसे पूछेगा टोटल कैटायन और टोटल वाटर का रेशियो निकाल दीजिए, तो 4:24 कितना आ जाएगा? 1:6। आपको बोलेगा मोनोवेलेंट कैटायन का ट्राईवेलेंट कैटायन के साथ रेशियो निकाल दीजिए, तो 1:1। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा आपको करवा दे रहा हूं, लिखिएगा। इन एलम determine the ratio of monovalent cation with total water molecules. Monovalent cation with total water molecules. Monovalent cation with total water molecules. Options बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन 1:1, 1:1। दूसरा ऑप्शन 1:2। अगला ऑप्शन 1:6 और लास्ट ऑप्शन 1:12। 1:1, 1:2, 1:6 और 1:12। क्या आंसर आएगा बेटा? 1:12 है ना, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मोनोवेलेंट कैटायन इसमें कितने? केवल 2, और टोटल वाटर कितने? 24। 2:24 का जब रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 1:12 का रेशियो आ जाएगा। चलिए, है ना। तो ये बात हो गई यहां पर एलम वेलम के बारे में, जो भी हमें डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस करा आइसोमॉर्फिज्म में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हेडिंग हमें यहां पर समझनी है, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट
सॉल्वेशन एनर्जी और फिर हम लोग समझेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले सॉल्वेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद अगला जो टर्म हम लोग समझेंगे वो क्या रहेगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, और उसका भी हम लोगों को डेफिनेशन और फैक्टर्स वगैरह पढ़ने। मेनली पढ़ना हमें हाइड्रेशन एनर्जी है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी से पहले हमें सॉल्वेशन एनर्जी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म भी यूज होती है। एक बात समझिएगा, अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लैटिस एनर्जी की बात करी थी, याद करिएगा, और लैटिस एनर्जी में मैंने क्या बोलता, फिजिक्स वाली बात मैंने याद दिलाई थी कि दो चार्ज के बीच में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, वो भी एनर्जी थी, ये भी एनर्जी, और यहां भी हम आयनिक कंपाउंड की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसका भी जो फॉर्मूला या फैक्टर आएगा वो वही आएगा जो हमने कल पढ़ा था। पर खैर उससे पहले कुछ और बातें आप कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ध्यान सुनिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक सॉल्यूट, और ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है यहां पर सॉल्यूट मैंने एक आयनिक सॉल्यूट मान लिया। आयनिक सॉल्यूट कौन सा मान लिया, MX। ठीक है, NaCl जो मानना हो मान लीजिए, MX टाइप का एक सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए वाटर। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट में वाटर के अलावा क्या और भी सॉल्वेंट हो सकते कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ढेर सारे सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर, वीथर वीथर, कुछ भी आ जाए, सारे सॉल्वेंट है। दुनिया में सॉल्यूट भी हजारों लाखों है, सॉल्वेंट भी हजारों लाखों है। जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जनरली डेफिनेशन क्या बोलती है कि सॉल्वेंट जनरली वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। हर बार ये हो जरूरी नहीं है, फेज वाली एक डेफिनेशन चलती है, लेकिन नॉर्मली अपन जो बचपन से सीखते हैं, सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो होगा क्या कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो आपका सॉल्यूट मान लो ये आयनिक है। कैसा सॉल्यूट है, अब आपका सॉल्वेंट जो होगा वो या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। जैसे ये पोलर, ये पोलर, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये पोलर। आप जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन चालू होगा। इंटरेक्शन चालू होगा मतलब अट्रैक्शन चालू होगा। और बेटा ये आयन है और ये पोलर है। याद करो 5 वीक फोर्सेस पढ़े थे हमने, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर इसको आपने पानी में डाला पोलर में, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो आयन और पोलर का इंटरेक्शन होगा, इसे बोलेंगे आयन डाइपोल। अगर इसका और इसका इंटरेक्शन होगा तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा मान लो ये कंपाउंड आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट होता, मान लेते हैं आयनिक नहीं होगा, कोवेलेंट होगा। तो अगर ये आयनिक नहीं होगा, कोवेलेंट होगा, तो बेटा कोवेलेंट दो तरह का होता है, या तो पोलर कोवेलेंट होगा, या तो अगर ये पोलर और ये पोलर तो फिर डाइपोल डाइपोल हो जाएगा। अगर एक नॉन पोलर है दोनों में से और एक पोलर है तो फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और दोनों नॉन पोलर है तो इंस्टेंट। मतलब वो जो 5 अपन ने पढ़े थे उनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा केस टू केस। तो जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन या तो वो आयन डाइपोल होगा, या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, या डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। और बेटा जो भी अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी। तो इसके और इसके पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होने से रिलीज होने वाली एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्वेशन। क्योंकि आप डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेट कर रहे हैं, सॉल्वेशन के प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और ये सॉल्वेशन एनर्जी इनमें से किसी को भी बोलो सॉल्वेशन। लेकिन अगर हमने अपना सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, वाटर, कि कोई भी सॉल्यूट दुनिया का होगा और उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो भैया इसके और इसके पार्टिकल में भी तो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। लेकिन वाटर के केस में सॉल्वेशन एनर्जी को पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया गया है, और वो नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अलग कुछ भी नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन एक कॉमन टर्म है, कोई सा भी सॉल्यूट हो, कोई सा भी सॉल्वेंट हो, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया वाटर, तो फिर उस सॉल्वेशन एनर्जी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, और वो नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले सॉल्वेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखा रहा हूं आपको, फिर हाइड्रेशन पे बात करेंगे, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में समझना है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बेटा, वाटर। ठीक है, चलिए लिखिएगा, व्हेन एनी सॉल्यूट
when any solute is dissolved in a solvent, when any solute is dissolved in a solvent, when any solute is dissolved in a solvent, then the energy released, then the energy released due to interaction of, then the energy released due to interaction of solute and solvent particles, then the energy released due to interaction of solute and solvent particles, then the energy released due to interaction of solute and solvent particles. ठीक है, उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं. अब आइए सेकंड टर्म के ऊपर, और सेकंड टर्म कौन सी आती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी. हेडिंग डाल लीजिएगा हाइड्रेशन एनर्जी, लिखिएगा इसके अंदर when 1 mole of a solute, when 1 mole of a solute is dissolved in water, when 1 mole of a solute is dissolved in water, then the energy released, then the energy released is known as hydration energy. Then the energy released is known as hydration energy. इसके बाद ये फैक्टर्स लिख रहा हूं, इसको एज इट इज नोट करते चलिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, तीनों नोट डाउन कर लीजिए पहले. अरे तीनों लिख लो बस, जो है जगह कुछ नहीं छोड़नी. चलो बेटा ना, अब इसमें से अगर हम लोग बात करें तो जो तीनों फैक्टर्स हैं, इसमें से सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की. फर्स्ट फैक्टर कौन सा दे रखा आपको? चार्ज. ठीक है, पहला फैक्टर चार्ज है, और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? रेडियस.
याद करिए कल हम लोगों ने बात भी करी थी कि दो चार्ज के बीच में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, Q1 Q2 अपॉन R। चाहे वो लैटिस एनर्जी रही हो, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी रही हो, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, जैसा लैटिस में था वैसे यहाँ भी है। लैटिस में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करे थे ऑर्डर बनाने के, मैंने कल भी आपको बोल दिया था प्रीवियस क्लास में कि वो जो ऑर्डर उन 5 क्वेश्चन का है वही ऑर्डर हाइड्रेशन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी वही बनेगा, क्योंकि वो भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है। लेकिन एक बात समझना, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर सेम है। मतलब लैटिस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाइड्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और हाइड्रेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। दोनों की क्यों आएंगी वैल्यूज अलग? क्योंकि बेटा लैटिस एनर्जी में जो रेडियस को लिखने का तरीका था वो ऐसा था, और हाइड्रेशन में जो लिखने का तरीका वो ऐसा है। दोनों अलग अलग है। मान लो कैटायन के रेडियस का वैल्यू 3 है और मान लो एनायन के रेडियस का वैल्यू 2 है, तो बेटा लैटिस एनर्जी में अपन क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है ना, और यहां क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/2, और ये आएगा 5/6। ऐसा करके ना, तो होने क्या वाला है, यहां पर दोनों के फैक्टर सेम है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि तीन कंपाउंड ले लेता हूं, सपोज है ना, सब समझिएगा इसको। मैंने बोला आपको NaF, मैंने बोला आपको NaCl, मैंने बोला आपको NaBr, समझते चलिएगा। और मैंने बोला इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना दो, तो बेटा लैटिस एनर्जी के लिए पहला फैक्टर क्या देखोगे, चार्ज। मुझे बताइए चार्ज इसका +1 -1 +1 -1 +1 -1 चार्ज बराबर है कि नहीं है। फिर क्या देखोगे, साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी एंड रेडियस आर इनवर्स। चाहे वो लैटिस हो चाहे वो हाइड्रेशन, एनर्जी कम हो रही है। और जब मैं बोलूंगा कि इसके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बना दो, किसका ऑर्डर बना दो, हाइड्रेशन का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लैटिस और हाइड्रेशन का ऑर्डर तो सेम आएगा लेकिन वैल्यू अलग होगी। वैल्यू कैसे अलग होगी, मान लो है ना, अज्यूम कर लेते हैं बस बताने के लिए, मान लो ये 500 है, ये 300 है, ये 50 है, क्या वैल्यू डिक्रीजिंग दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही। और हो सकता है कि ये 1000 हो, ये 10 हो, ये 2, ये भी क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग। पर क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं, ऑर्डर सेम आता है लेकिन वैल्यू अलग अलग होती है, ये बात दिमाग में फिट रखिएगा। और इसी का खेल आएगा सॉल्युबिलिटी के अंदर कि भाई किसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है और किसकी वैल्यू कम होने वाली है। ठीक, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई वो वैल्यू डिफरेंस क्यों आएगी, क्योंकि इनके रेडियस का जो रिलेशन है वहां पर अलग रिलेशन है, यहां पर अलग रिलेशन। अब आगे सुनिएगा, इन दोनों फैक्टर के बाद एक तीसरे फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो तीसरा फैक्टर कौन सा आ रहा है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये लैटिस में नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रेशन में फैक्टर है। और ये डाइलेक्ट्रिक वाला जो फैक्टर है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होता है, मीडियम का कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है आप पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको है ना सॉल्युबिलिटी के हिसाब से समझा दूं। मान लो एक कंपाउंड है आपके पास, आयनिक कंपाउंड MX टाइप का, ठीक है, और इसको अपने को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूट को जब आप किसी बीकर में सॉल्वेंट में डालेंगे, इस सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको घेरेगा। सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको घेरेगा, और सॉल्वेंट इसको घेरकर इन दोनों के अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा और इनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ेगा। अगर इसका और इसका अट्रैक्शन टूट गया तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर इसका और इसका अट्रैक्शन नहीं टूटा तो आपने सॉल्वेंट में डाल तो दिया लेकिन ये अलग ही नहीं हुआ, अलग ही नहीं हुआ मतलब ये डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसको हम समझेंगे, है ना। अब देखो एक बात समझिएगा, एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जैसे अलग अलग ये सारे सॉल्वेंट है, मान लो HF H2 SO4 H2O2 H2O D2, और इसके अलावा भी इधर बहुत सारे सॉल्वेंट होंगे। इधर कौन से सॉल्वेंट आएंगे, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, बेंजीन, ऐसे आते जाएंगे, और उनका डाइलेक्ट्रिक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अपने दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर रखनी है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक वाटर से कम होता है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब आइए सुनिएगा, समझिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या बताता है, ये किसी सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी बताता है, वो ताकत बताता है जिससे वो कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन को वीक कर दे, तोड़ दे। जैसे आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मान लो आपने MX लिया, ये आपका सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट के बीच में कैटायन और एनायन में कुछ अट्रैक्शन था।
अब मान लो इस सॉल्यूट को, ये MX सॉल्यूट है, कटोरी में भरा हुआ था, इसको उठा के आपने सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट मैंने कौन मान लिया? वाटर। बेटा एक बात बताओ, वाटर का शेप क्या वी शेप या बेंड शेप होता है कि नहीं होता? होता है। तो अपन वाटर को बार बार ऐसे OH लिखने के बजाय अपन ऐसा ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल किसको दिखाएगा? वाटर को। पहली बात मुझे बताओ, इस वाले बॉन्ड में यहां पर डेल्टा प्लस होता है और यहां पर डेल्टा माइनस, और इस बॉन्ड में भी यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाले एंड पे नेगेटिव होगा, और ये जो क्लोज्ड एंड है ये नेगेटिव चार्ज है और जो ओपन एंड है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इस MX सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या करेगा? इसको घेरेगा। क्यों घेरेगा? ये आयन है और ये पोलर है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगा। कौन सा? आयन डाइपोल। तो ये आयन वाटर के पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब एक बात बताओ, प्लस की तरफ जब वाटर जाएगा, ये ट्राइंगल जाएगा, तो किधर से जाएगा? प्लस से जाएगा कि माइनस से जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस की तरफ तो माइनस वाला हिस्सा अट्रैक्ट होगा। तो बेटा यहां पर ये क्लोज्ड एंड किसको दिखा रहा है? ऑक्सीजन को। तो कई सारे ऑक्सीजन वाले जो पार्ट हैं वो इसको जाके घेर लेंगे, और उससे क्या होगा? एक बात बताओ, यहां जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? डेल्टा माइनस। क्या ये कंप्लीट नेगेटिव है कि पार्शियल नेगेटिव? और इस पे कंप्लीट पॉजिटिव। अरे इस पे पॉजिटिव तो कंप्लीट है और इस पे नेगेटिव है पार्शियल। अगर एक कंप्लीट पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव होता तो एक बार में बैलेंस हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पार्शियल नेगेटिव है तो ढेर सारे पार्शियल नेगेटिव मिलकर एक कंप्लीट पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या बोला ये मैंने? समझ में आया भैया? यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव है। ढेर सारे पार्शियल नेगेटिव मिलकर इस प्लस को बैलेंस कर देंगे। थोड़ा सा नेगेटिव बैलेंस करेगा, फिर थोड़ा सा और बैलेंस करेगा, थोड़ा और, ऐसे करते करते इसका प्लस ही खत्म कर देंगे। ऐसे यहां पर माइनस की तरफ जब वाटर जाएगा तो माइनस की तरफ वाटर किससे जाएगा? प्लस की तरफ से। जब प्लस की तरफ से जाएगा तो इसका डायग्राम में हाइड्रोजन की तरफ से अटैक होगा बेटा इसके ऊपर। वाटर इसको ऐसे घेरने जाएगा और इसका जो कंप्लीट नेगेटिव है उसको ये थोड़ा थोड़ा जो पार्शियल पॉजिटिव लेके बैठे हुए हैं ना, ये पार्शियल पॉजिटिव उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया और ये न्यूट्रलाइज हो गया तो बताओ इन दोनों में अट्रैक्शन था किस वजह से? प्लस और माइनस की वजह से था। उस प्लस को आपने इधर न्यूट्रल कर दिया, लोगों ने घेर के उसको प्लस को बराबर कर दिया, उधर दूसरे लोगों ने घेर कर माइनस को बराबर कर दिया। प्लस माइनस में काहे का अट्रैक्शन? तो ये अट्रैक्शन टूट जाएगा, और जब ये अट्रैक्शन टूट जाएगा तो बताइए ये कंपाउंड पानी में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे कि कंपाउंड पानी में जाके क्या हो गया? सॉल्युबल। तो एक बात बताओ, ये जो इनके अट्रैक्शन को वीक करने का, इसको तोड़ने का जो पावर है, या फिर सॉल्वेंट का वो पावर जिससे वो कैटायन एनायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, उस पावर को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ये इस बात को दिखाता है आपको कि वो जो सॉल्वेंट होगा वो इसके प्लस और माइनस को जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, और जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो मतलब सॉल्युबल भी जल्दी। अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कम है तो वो इसको, इसके मुकाबले वो इसको बाद में न्यूट्रलाइज करेगा, और बाद में न्यूट्रलाइज करेगा तो उसमें ये बाद में सॉल्युबल होगा। तो आइए इधर देखिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है उसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन, एक रिलेशन लिखा है आपके सामने, याद नहीं करना आपको, बस देखने के लिए है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर इस रिलेशन में आपको ऐसा दिखेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी और एप्सिलॉन आर, हाइड्रेशन एनर्जी और एप्सिलॉन आर इनवर्स है, लेकिन ये इनवर्स नहीं, ये डायरेक्ट है। मैथ्स देखने में ऐसा लग सकता है आपको एक नजर में कि भैया हाइड्रेशन और एप्सिलॉन तो इनवर्स है, और यहां मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्यों है मुझे बताओ? अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अब ये मैथ्स आना चाहिए, मैं लिख के नहीं बताऊंगा। ये छोटा हो जाएगा तो 1 में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो जब ये बड़ा था तो ये आंसर भी बड़ा आया, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सीधी भाषा में बोले तो एलसीएम ले लो, या एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी और एप्सिलॉन आर क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो एक बात समझना बेटा, ये जितने भी सॉल्वेंट आपके सामने लिखे गए, ध्यान सुना है ना, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक इनमें से किसका लिखा हुआ है? HF का। अगर HF का डाइलेक्ट्रिक ज्यादा, मतलब सबसे बढ़िया सॉल्वेंट अगर किसी चीज को डिसॉल्व करने के लिए होना चाहिए तो वो सबसे बढ़िया सॉल्वेंट कौन होना चाहिए? HF। लेकिन अपन HF को यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो बोलते नहीं,
अपन तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं? पानी को, जो तो कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है। जबकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे जल्दी डिसॉल्व करवाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए था, क्योंकि ये उसके बाद में डिसॉल्व कराएगा, ये उसके बाद में, और ये तो उसके भी बाद में डिसॉल्व कराएगा। फिर भी इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सब का नेचर एसिडिक होता है और ये न्यूट्रल। अरे भाई मान लो आपको नमक का घोल बनाना है, ORS मान लो, रसना मान लो, रूह अफ़ज़ा मान लो, कुछ ना कुछ घोल बनाना है, तो आपने क्या करा? आपने सॉल्वेंट अगर ये होता तो आप HF लेते, HF लेते और HF में रसना डालते, घोलते। आप यहां नहीं होते, आप जा चुके होते। लिया इधर फटाफट, लिया वो यहां लेके आई। डर क्यों रहा है? आयुष क्या कर रहा है? सिम चेंज कर रहा था। ये देखो, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया बीच क्लास में सिम चेंज करने का? टाइफाइड हो गया था तुझे? हाँ, फिर बहुत दिनों बाद आया, ठीक। फिर आते ही कांड कर दिया तूने। बीच क्लास में क्यों परेशान हो रहा था? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, क्लास के पहले या क्लास के बाद कर सकता था कि नहीं कर सकता था? हो सकता है, नहीं हो सकता? फिर अभी तबीयत ठीक है तेरी? पक्का? पूछ ले, हमने पूछ लू ना, कंफर्म तो ये तो ही बताएगा, मेरे को थोड़ी पता है। अब सही है? पक्का? देख ले, खुद तो जाएगा, पास वाले को भी लपेटे में ले जाएगा किसी। ठीक है, बीच क्लास में कभी नहीं। दूसरी बार आएगा तो मोबाइल यहाँ से गिर जाता है मेरे हाथ से बाहर, खिड़की के टूट जाता है गलती से। चलो, है ना, अब आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। मैंने क्या बोला कि सबसे HF की बात चल रही थी, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करा? अपन ने HF लिया, ये HF लिया, ये सॉल्वेंट है आपका, पानी नहीं होता, ये HF होता है। इसमें आपने कोई भी सॉल्यूट दुनिया भर का जो भी मिलाना होता, दवाई गोली रसना वसना जो भी मिला दिया। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जिस सॉल्वेंट में आपने जो सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहनी चाहिए। सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टी है जैसी थी वैसी होनी चाहिए। मान लो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में आपने नमक मिलाया और नमक जाके वहां शक्कर बन गया, तो फिर क्या मतलब है? भाई आपको तो नमक का घोल चाहिए था, तो नमक का ही घोल मिलना चाहिए, या शक्कर मिलाया तो शक्कर का घोल मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी रसना मिलाया बन कुछ और गया। कईयों के लिए फायदा हो सकता है कि मिलाया रसना होता बन कुछ और जाता, लेकिन ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है। तो सॉल्वेंट कैसा लिया जाएगा? सॉल्वेंट ऐसा लिया जाएगा जो न्यूट्रल नेचर का हो, ताकि इसमें जब आप कोई सॉल्यूट मिलाओ तो ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को इफेक्ट ना करे। जबकि ये ऐसे सॉल्वेंट है जिनमें सॉल्व तो डिसॉल्व तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को बदल देता है। और ये प्रॉब्लम कब देगा? मान लो आपने मेडिसिन मिलाई, जीवन बचाना था, मिलाया प्राण निकाल दिए तुमने किसी के। तो इसलिए ये काम नहीं करेंगे। भले ही अच्छे डाइलेक्ट्रिक वाले हैं, पर अपन इनको यूज नहीं करेंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक का वो सॉल्वेंट जो आप यूज कर पाते हो वो कौन है बेटा? वाटर। और इसलिए वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके आगे कौन से सॉल्वेंट आएंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उनका डाइलेक्ट्रिक वाटर से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ये बात दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, छाप तो लिया ही अपन ने, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन।
कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी, हॉर्स पावर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी में आपको ये बताया जाएगा कि सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला तो कैसे डिसॉल्व होता है, कैसे नहीं होता, जो अभी हमने पिछले 2-3 स्लाइड्स में थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर रखा है। आइए उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बेटा मान लो आपके पास यहां पर एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हम लोग कैसा मान के चल रहे हैं? आयनिक सॉल्यूट मान के चल रहे हैं, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक। इसके अलावा आपके पास क्या है बेटा? एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? वाटर, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। हमें जो भी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है वो वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़नी है मेनली। और वाटर के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इस पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस होगा। और यहां पर ये जो एंड आ रहे हैं, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस होगा। बाद में कोई आया कि सर ये ट्राइंगल क्या बनाया था आपने, टॉपिक खत्म होने के बाद? अभी डायग्राम बनाऊंगा, उसमें वाटर नहीं बने, ऐसा बनाऊंगा ट्राइंगल ट्राइंगल। कोई आया कि सर ये आपने चिड़िया कौन सी उड़ाई थी यहाँ पर? बचपन में यही तो करते हैं, ड्राइंग, और सबकी कॉमन ड्राइंग है ये, ठीक है। कोई आया कि सर ये आपने कौन सी चिड़िया उड़ाई थी वहां पर? ऐसे फेंक दिए जाओगे, समझ गए? ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखना कि यहां पर हम ये जो ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल कौन होगा? वाटर। अब ध्यान सुने, जब आपने मान लो ये सॉल्यूट को उठा के किस में डाला है? सॉल्वेंट में। तो मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल में इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, कुछ ना कुछ उन 5 वीक फोर्सेस में होगा। अब आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। मान लो आपका जो कैटायन है वो M प्लस है और जो एनायन है वो X माइनस, और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये कैसा इंटरेक्शन है? आयनिक। अब इस आयनिक इंटरेक्शन को देखते हुए एक बात समझिएगा कि यहां पर मेटल का जो कैटायन है और नॉन मेटल का जो एनायन है, मान लो याद करो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन अपन ने क्या बोली थी? ये जो M प्लस गैसियस है और ये जो X माइनस गैसियस है, कैटायन एनायन में अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन से जब ये 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन ने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी। बेटा यहां से यहां जाने पर लैटिस एनर्जी रिलीज हुई थी, और अगर इसको तोड़कर इनमें बदलना है तो लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो ये MX बन चुका है, इनके बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हमने क्या बोल दिया? लैटिस एनर्जी। अब इसको मुझे तोड़ना है, सॉल्यूबल करना है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको भी तो क्या बोलूंगा? लैटिस एनर्जी। और मान लो इसके लैटिस को तोड़ने के लिए 100 यूनिट एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 100 यूनिट, मान लिया ऐसा, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे ही आपने इस MX सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डाला तो इस सॉल्यूट के आसपास ये सॉल्वेंट इसको घेरेंगे, और घेरने कौन जाएगा? वाटर। प्लस की तरफ वाटर कहां से जाएगा? माइनस से। और माइनस की तरफ वाटर कहां से जाएगा? प्लस से। और वाटर क्योंकि ढेर सारा है तो इसको ढेर सारा वाटर जाके घेर लेगा। इस तरह से कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन वाले एंड से इसको सराउंड कर लिया, और यहां पर कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन वाले एंड से जाकर इसको सराउंड कर लिया, ठीक है। अब यहां पर बताओ, ये आयन है और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन लगा है वो क्या लगा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन और पोलर के बीच के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और यहां पर भी आयन और ये पोलर है, तो यहां पर भी क्या लग रहा है बेटा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज। तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। और बेटा यहां पर ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ये टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई ना, ये रिलीज होकर एनवायरमेंट में नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी, ये रिलीज होकर इस लैटिस को तोड़ने के काम में आती है। अब सोचिए कि आपको ये जो लैटिस तोड़ना है इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी? 100।
और ये जो एनर्जी आई है, मान लो ये एनर्जी 100 या 100 से ज्यादा हो, मान लो ये एनर्जी 100 या 100 से ज्यादा हो, तो क्या ये लैटिस टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। और लैटिस टूट जाएगा तो सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? सॉल्यूबल। लैटिस टूट गया मतलब सॉल्यूबल। कब सॉल्यूबल? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो कंपाउंड कैसा होगा? सॉल्यूबल। लेकिन मान लो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी 100 और यहां से मिली लेस देन 100, तो ये जाएगा तो सही तोड़ने, लेकिन तोड़ नहीं। और जब लैटिस टूटेगा नहीं तो सॉल्यूबल की इनसॉल्यूबल? इनसॉल्यूबल। तो अब यहां पर दो कंडीशंस आने वाली हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन वो क्या है कि बेटा, अगर पहली कंडीशन, इफ हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में से अगर मैं बात करता हूं, अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से मान लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और या फिर इवन बराबर भी है, तो बताइए कंपाउंड सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? सॉल्यूबल। क्योंकि आपको तोड़ने के लिए चाहिए थी 100 और जो एनर्जी मिल गई वो 100 या 100 से ज्यादा मिल गई, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अच्छा, अगर बराबर हुआ तो भी टूट जाएगा? हाँ, उसको अपन बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल, धीरे 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 डिसॉल्व हो रहा है। अगर मान लो ये 100 है और ये 500 है, गया खटाक से तोड़ा, फटाफट डिसॉल्व हो गया। मतलब दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी जल्दी डिसॉल्व होगा। वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता चलती केएसपी से, इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पर अपने को हर किसी का केएसपी तो याद होगा नहीं ना, एग्जाम में देगा तो फिर क्या करें, तो फिर ये सब करना है। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर के पॉइंट पे। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है कि अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से मान लो लैटिस एनर्जी ज्यादा हुआ तो बेटा कंपाउंड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और अगर इसी के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी का रिलेशन लिखें तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और लैटिस ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, मतलब सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये हमारे रिलेशन निकल के आते हैं। पहले इतनी बातें लिखिए, फिर इस पर और आगे डिस्कस करते हैं। ऐसा कैसे होगा भाई? सॉल्वेंट तो सेम है ना, सॉल्वेंट सेम है, दोनों के इंटरेक्शन को थोड़ा तो वीक करते जाएगा। कम क्वांटिटी, देखो होता क्या है, अभी आगे जाके आप हाइड्रेशन एनर्जी के अलावा हाइड्रेटेड रेडियस पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा कि मान लो इसके ऊपर -2 है, ठीक है, तो -2 है तो और ज्यादा वाटर बुलाएगा, तो और ज्यादा वाटर आएंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो न्यूट्रलाइज होना होगा तो दोनों ही होंगे, क्योंकि बॉन्ड तो तभी टूटेगा जब दोनों न्यूट्रलाइज होंगे।
कर लिया नोट डाउन? चलिए, अब इसमें जो सॉल्युबिलिटी की बातें हम लोगों ने करी है, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स या कुछ और फैक्ट्स हमें समझने हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज वहां पर बनती है। चलिए ना, तो हमने लाइक डिसॉल्व लाइक के बारे में आपने सुन रखा होगा। अब देखो ध्यान सुनना, इस चैप्टर के अंदर हम जब सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले तो हमें अलग अलग सॉल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी और उसके अंदर लिखेंगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ मूव कर चुके हैं तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक की बात होने वाली है यहाँ पर कि कौन किसमें डिसॉल्व होगा, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन कम सॉल्युबल होगा, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझना, यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है बेटा, सॉल्यूट आ रहा है और सॉल्वेंट आ रहा है। एक बात समझना, सॉल्यूट हमारे पास दो तरह के होंगे, या तो सॉल्यूट अपना आयनिक होगा या फिर सॉल्यूट कैसा होगा, कोवेलेंट। अभी ये लिखना नहीं है आपको, सुनते जाइए ना, इसको मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपके पास दो तरह के कंपाउंड आपको पढ़ने इस चैप्टर में, या तो आयनिक कंपाउंड पढ़ने या कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने, ठीक है। और लाइक डिसॉल्व लाइक क्या बोलता है कि जैसा सॉल्यूट होगा वैसा ही क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट भी होगा, ठीक। ध्यान सुनना, आपके जो सॉल्यूट होंगे वो दो तरह के सॉल्यूट आपको मिलेंगे, या तो सॉल्यूट होगा आयनिक या सॉल्यूट होगा कोवेलेंट। बेटा आयनिक कंपाउंड के बारे में एक बार बताओ, आयनिक कंपाउंड पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? पोलर। ये कैसा होता है? पोलर, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवेलेंट कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, ये पोलर भी हो सकता है और ये नॉन पोलर भी हो सकता है। कैसे डिसाइड होगा? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर, और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो तो पोलर। अब एक बात बताओ, तीन तरह के सॉल्यूट आ गए, कौन कौन से? एक तो आयनिक सॉल्यूट, एक पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट और एक नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट। अब क्या बोलता है ये टॉपिक जो है ना, ये क्या बोलता है कि जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट। मुझे एक बात बताओ, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, क्या दोनों की पोलैरिटी बराबर होगी या कम ज्यादा होगी? ज्यादा पोलर कौन होता है, आयनिक की कोवेलेंट? आयनिक। क्यों? क्यों? इस पर चार्ज पूरा होता है, प्लस और माइनस कंप्लीट आता है, और इस पर प्लस और माइनस पार्शियल आता है। तो इसको बोले तो ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है और वो नॉन पोलर। अब तीन तरह के सॉल्यूट कौन कौन से हो गए, ध्यान से लिखिएगा। मोर पोलर सॉल्यूट जो कि कौन होंगे, आयनिक। लेस पोलर सॉल्यूट जो कि कौन होंगे, पोलर कोवेलेंट। और नॉन पोलर सॉल्यूट जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट। और इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जैसा सॉल्यूट है वैसा ही सॉल्वेंट चाहिए, वैसा ही। अब वैसे ही सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा? देखो सॉल्यूट को तो आपने आयनिक कोवेलेंट या डाइपोल मोमेंट से डिसाइड कर लिया कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। सॉल्वेंट में कौन मोर पोलर है कौन लेस पोलर है ये डिसाइड किससे होगा, डाइलेक्ट्रिक से। अब मुझे बताओ, अगर आपका सॉल्यूट मोर पोलर है तो सॉल्वेंट भी कौन सा चाहिए, मोर पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक। बताइए, ये मोस्ट पोलर है पर इसको यूज ही नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं कर सकते। यूज किसको कर सकते हो, वाटर को। इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर, बिकॉज मोर पोलर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट। आगे सुनिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, इनको जनरली किस में डिसॉल्व किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व करे, बट इनके लिए जो सूटेबल सॉल्वेंट होता है, जो प्रिफर्ड सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ध्यान सुनना, मुझे बताओ कोवेलेंट में जो पोलर है वो मोर पोलर है कि लेस पोलर है? लेस पोलर। मोर पोलर को मोर पोलर में डिसॉल्व करेंगे, लेस पोलर को लेस पोलर में डिसॉल्व करेंगे। वो लेस पोलर कौन होगा, वाटर होगा या इसके बाद वाले होंगे लेस पोलर, उसके बाद वाले। और उसके बाद वाले में D2O को अगर मैं हटा दूं तो बताइए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएंगे, और वो कैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएंगे बेटा, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाएंगे डिसॉल्व्ड इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहने का मतलब है आपका अल्कोहल आ गया, आपका क्लोरोफॉर्म आ गया, एसीटोन आ गया। ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट है ना, ये कैसे होते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट। और मुझे बताइए, नॉन पोलर सॉल्यूट अगर हुआ तो उसको डिसॉल्व किसमें किया जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होंगे बेटा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर होता है।
ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये सारी बातें लिखनी है हमको और इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा। हेडिंग डाल चुके हैं आप, लाइक डिसॉल्व लाइक। पहला पॉइंट लिखिएगा आयनिक सॉल्यूट्स, आयनिक सॉल्यूट्स, आयनिक सॉल्यूट्स ब्रैकेट में लिखिएगा मोर पोलर। आयनिक सॉल्यूट जो होते हैं वो है ना मोर पोलर हमने मान रखे हैं यहां पर। आयनिक सॉल्यूट्स ब्रैकेट में मोर पोलर ब्रैकेट क्लोज are dissolved in more polar solvent like water. Ionic solutes bracket में more polar are dissolved in more polar solvent like water. Ionic solute are dissolved in more polar solvent like water. तो ये like dissolve like की बात हो गई। मोर पोलर सॉल्यूट के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए बेटा? मोर पोलर। और मोर पोलर सॉल्वेंट में सबसे पोलर सॉल्वेंट जो यूज किया जा सकता है वो कौन है? वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट, पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट, पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट। इधर देखो जरा बोर्ड पे, पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व करेंगे बेटा? ये बताइए, ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर। पर ये मोर है या लेस है? लेस। तो ये लेस पोलर सॉल्वेंट है और लेस पोलर सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट के लिए भी सॉल्वेंट भी लेस पोलर चाहिए होगा। ब्रैकेट में लिखिएगा लेस पोलर। पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट ब्रैकेट में लिखिए लेस पोलर ब्रैकेट क्लोज्ड। जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट चल रहा है। पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट ब्रैकेट में लेस पोलर ब्रैकेट क्लोज आर डिसॉल्व्ड इन लेस पोलर सॉल्वेंट, आर डिसॉल्व्ड इन लेस पोलर सॉल्वेंट, आर डिसॉल्व्ड इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एल्कोहल एटसेट्रा। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एल्कोहल एटसेट्रा। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है बेटा? नॉन पोलर। ध्यान सुनना, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। लिखिएगा तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट्स, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट्स, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट्स are dissolved in non-polar solvents, are dissolved in non-polar solvents like, है ना, ये दोनों एग्जांपल लिख लें, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। are dissolved in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride, benzene and carbon tetrachloride। चलिए, तो यहां पर ये जो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोगों को जो जनरल फैक्ट्स लिखने थे, लाइक डिसॉल्व लाइक, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। लेकिन अब एक बात बताओ, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा बॉन्ड चल रहा है बेटा? आयनिक बॉन्ड। मतलब अब हमें जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है वो किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है बेटा? आयनिक की। और आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूट है या कंपाउंड है वो कैसा होगा? आयनिक। और हमारा सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। और उसके अंदर हमें देखना है कि भैया किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और उसके लिए हमने फैक्ट समझा कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ध्यान सुनना, बताइए, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। या फिर हमने ऐसा लिखा कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से या बराबर है तो ये क्या होगा बेटा? सॉल्युबल। और अगर इसी का ठीक उल्टा हो जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले ज्यादा कौन है? लैटिस एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। अब क्वेश्चन समझना एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया, NaF, NaCl, NaBr और NaI। लिखना नहीं अभी इसको कुछ। आपको बोला इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कब बना पाओगे? या तो इसकी KSP दे रखा हो, जिसका KSP ज्यादा हो ज्यादा सॉल्युबल, खत्म बात। ठीक है, इक्विलिब्रियम के हिसाब से। और अगर IOC के हिसाब से बात करें तो आपको इनका लैटिस या हाइड्रेशन का वैल्यू दिया हो। जैसे मान लो, आपको मान लेते हैं ना, अभी सब अज्यूम्ड बात चल रही है। मान लो ये 100 है, ये 200 है, मान लो ये 250 है, मान लो ये 400, ऐसा मान लिया अपन। और ये कितना है बेटा? 50 है, ये मान लो 300 है, ये मान लो 2000 है, और ये मान लो 2010, ऐसा कुछ मान लिया। अब मुझे बताओ, आपको क्या दिख रहा है कि भैया NaF की लैटिस और हाइड्रेशन में से कौन ज्यादा है? और अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। सबने को पता चल जाएगा सॉल्युबल। अगर लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू ही दे दे एग्जाम में, ये दो फैक्ट ठीक है,
जिसका लैटिस ज्यादा वो इनसॉल्युबल, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा वो सॉल्युबल। क्या इसका हाइड्रेशन ज्यादा है? हाँ, मतलब ये सॉल्युबल। इसका लैटिस ज्यादा, ये इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, ऐसा आंसर आ जाएगा। अब मान लो एग्जाम में अगर लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू दे देता तो अपन ऑर्डर बना लेते। मान लो ऐसा ऐसा मान लो, अच्छा अब इसमें ऑर्डर बना दो, सबका ऑर्डर बनाना है। तो ऑर्डर कैसे बनाएंगे? मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोल देता हूं लैटिस एनर्जी और इसको बोल देता हूं हाइड्रेशन। थोड़ी देर के लिए मैं चेंज कर देता हूं कंडीशन। अब बताइए ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। ये क्या आएगा? सॉल्युबल। ये क्या आएगा? सॉल्युबल। ये क्या आएगा? सॉल्युबल। अब आपको ऑर्डर बनाना है, चलो मैं चेंज करते चलता हूं, इसको 3010 कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ यहां पर ये तो इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबिलिटी में सबसे पीछे जाएगा, और बाकी तीनों सॉल्युबल है, लेकिन तीनों में से सबकी सॉल्युबिलिटी बराबर नहीं होगी, कोई मोर सॉल्युबल होगा, कोई लेस सॉल्युबल। अब मुझे बताओ इसमें गैप कितने का? 100 का। इसमें गैप कितना? बहुत ज्यादा। इसमें गैप क्या? और भी ज्यादा। जिसमें जितना ज्यादा गैप है फटाफट तोड़ेगा और फटाफट डिसॉल्व कर देगा, मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कब की कहानी है? जब लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू दी हो, दी गई। शाबाश शाबाश, याद आ रहा है क्या हो शाबाश के अंदर? अमोनिया बीच में है ना, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ अगर लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू दे देता तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हमने देखा, लेकिन आपको एग्जाम में लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू नहीं देता है। अगर दे दे तो क्या करना है वो देख लिया, तो आपको वैल्यू नहीं देगा, मतलब आपको तो इस फैक्टर से सॉल्व करना है। आपको खुद जज करना पड़ेगा किसका लैटिस ज्यादा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए उस खुराफाती दिमाग की तरफ चलते हैं कि क्या करना है। मान लो NaF NaCl NaBr NaI, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, समझते चलिएगा। आपको बोला कि आपको इसका लैटिस एनर्जी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में दो चीजें देखनी है, एक तो लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। चलो दोनों का ऑर्डर बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, किसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। ऑर्डर बनाते, वैल्यू तो नहीं पता। मुझे बताइए एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q1 Q2 अपॉन R, चाहे वो लैटिस एनर्जी हो चाहे वो हाइड्रेशन। R स्क्वायर नहीं, R वो तो फोर्स होता है। एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या जो फैक्टर लैटिस के थे वही फैक्टर हाइड्रेशन के थे बेटा? अच्छा मुझे बताइए, चलिए लैटिस का ऑर्डर बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज। तो चार्ज सभी का क्या है? सेम। चार्ज सेम होने के बाद क्या देखते हैं बेटा? साइज। बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। ऑर्डर आ गया। अच्छा मुझे बताइए हाइड्रेशन का फैक्टर क्या? पहला फैक्टर चार्ज, चार्ज सेम है, और दूसरा वो भी सेम आएगा। मतलब जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका। अब आपने ऑर्डर तो निकाल लिया, मैंने बोला था आपको लैटिस और हाइड्रेशन का ऑर्डर सेम आएगा, वैल्यू अलग अलग होती है। हमें वैल्यू पता ही नहीं चल रही, हमें तो ऑर्डर दिख गया कि हाँ ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब सुनो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लैटिस एनर्जी के बिहाफ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाने जाता हूं तो बताइए लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट है या इनवर्स है? इसका मतलब है अगर लैटिस एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। और मुझे बताओ अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्युबिलिटी निकालता हूं तो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी कैसा है? डायरेक्ट। तो बताओ जो ऑर्डर हाइड्रेशन का है क्या वही ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का भी आएगा? हाँ, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ही क्वेश्चन है, एक से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्या बात समझ में आ गया? आप है ना, जब ये फैक्टर यही है, कॉन्सेप्ट यही है, एक्चुअल में सारा खेल तो वैल्यू का है, लेकिन जब ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो एक के हिसाब से सॉल्युबिलिटी बढ़ता हुआ दिखेगा तो दूसरे के हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, और एक सॉल्युबिलिटी के डायरेक्ट और एक सॉल्युबिलिटी के इनवर्स। इनका ऑर्डर हमेशा सेम ही आएगा, ये तो बात पक्की है, और इनका ऑर्डर सेम आएगा तो सॉल्युबिलिटी एक से बढ़ेगी तो एक से कम होगी। आप बताइए अब इसमें से आंसर तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं डेड लॉक। क्या बोलते हैं? डेड लॉक। मतलब ना अब इससे आगे जा सकते ना इसके पीछे जा सकते। तो अब इसका मतलब है आप इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लैटिस और हाइड्रेशन दोनों को साथ में नहीं लगा सकते, आपको जुगाड़ सीखना पड़ेगा। और वो जुगाड़ क्या है कि या तो आपको क्वेश्चन को लैटिस से सॉल्व करना पड़ेगा एट अ टाइम, और या फिर हाइड्रेशन से, क्योंकि आप अगर सिर्फ लैटिस से सॉल्व करोगे तो कम से कम एक ऑर्डर तो मिल जाएगा, और अगर आप सिर्फ हाइड्रेशन से सॉल्व करोगे तो एक ऑर्डर तो मिल जाएगा। वरना अगर दोनों से सॉल्व करोगे तो कभी भी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो दोनों आंसर दिखेंगे फिर। तो अब हमें यहां पर यह समझना है कि
कब हमें लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को और कब हमें हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। तो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। दो केसेस बनेंगे, लैटिस कब लगाना है और हाइड्रेशन कब लगाना है। पहला पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, केस 1 बनाइएगा, लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, if common ion is small, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. देखो, वैसे तो बेटा सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वैसे सॉल्युबिलिटी दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन हमारे पास वैल्यू होती तो हम सॉल्व कर लेते, वैल्यू नहीं है तो अब हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और जुगाड़ क्या है कि कब लैटिस से सॉल्व करें और कब हाइड्रेशन। तो ऐसा देखा गया कि अगर कॉमन आयन छोटे होते हैं, कॉमन आयन क्या, जैसे NaF, NaCl, NaBr, NaI में कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा, सोडियम। तो अगर कॉमन आयन छोटा है तो उन केसेस में जनरली ऐसा देखा गया कि लैटिस एनर्जी के हिसाब से जो सॉल्युबिलिटी निकलता है ना वो ज्यादातर सही निकलता है। और अगर कॉमन आयन बड़ा होता है तो उस समय देखा गया कि हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादातर सही निकलता है। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉमन आयन छोटा है तो लैटिस एनर्जी क्या करेगा बेटा, डोमिनेट करेगा। अब देखो कॉमन आयन छोटा क्या होता है, छोटा का मतलब यहाँ डेफिनेशन क्या है, छोटा का डेफिनेशन ये है 10 इलेक्ट्रॉन तक वाले आयन। कौन से, मुझे बताओ, इसमें कॉमन आयन कौन दिख रहा है, आयन। सोडियम मत ले लेना, सोडियम लोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम आयन, कॉमन आयन। बताइए सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक वाले जो आयन होते हैं ना, इनको अपन बोलेंगे छोटा, और 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को क्या बोलेंगे, बड़ा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि F- बोला, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, ये छोटा या बड़ा है, छोटा, कितने इलेक्ट्रॉन, गिन लो आराम से, 10, 8 और एक 9 और एक 10, ये क्या है, छोटा। 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बड़ा। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन वाले को ही छोटा क्यों माना, तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है आपको 2 शेल की जरूरत है, और अगर किसी में 2 शेल हैं तो 1 या 2 शेल वालों को हम लोग क्या मानेंगे, छोटा। और अगर 3 शेल या 4 शेल या 5 शेल या 6 शेल या 7 शेल है तो उनको क्या मानेंगे, बड़ा। तो आइए अब इस पे बात कर रहे थे हम लोग। अगर कॉमन आयन छोटा है तो उस टाइम पे, उस समय पे कौन डोमिनेट करता है, लैटिस एनर्जी। आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। पहला केस ले रहे हैं, वही केस जो अभी हमने एग्जांपल के फॉर्म में लिया था, NaF, NaCl, NaBr और NaI। आप जरा क्वेश्चन को देखें, आपको बोला इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, कॉमन आयन। मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम। कॉमन आयन कौन दिख रहा है, Na+। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा है बेटा, 10 है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल। यहाँ कॉमन आयन स्मॉल है और कॉमन आयन स्मॉल है तो कौन डोमिनेट करता है बेटा, लैटिस एनर्जी। अब ध्यान सुनना, जब आप लैटिस एनर्जी से सॉल्व कर रहे हो तो फिर हाइड्रेशन को रखना ही नहीं दिमाग में, सिर्फ लैटिस ही लगाना है, क्योंकि हाइड्रेशन भी लगाओगे तो फिर आंसर कभी आएगा नहीं दोनों से। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाने की बात करूं तो लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर लैटिस एनर्जी कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही होगी, हाँ, क्योंकि लैटिस एनर्जी के 2 फैक्टर है, चार्ज तो सेम है और साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है, यहां लिख भी देता हूं, साइज बढ़ रहा है तो बेटा लैटिस एनर्जी देखना है मुझे, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो बताइए लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। अगर लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब देखें ध्यान से, यहां पर अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बना लेता हूं तो बताइए सॉल्युबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, मतलब NaF की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी NaCl, उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी NaBr और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी NaI की ऑर्डर आ जाता है। नोट करिए पहले से।
बहुत बढ़िया। चले आइए ना, पहले वाले केस के बाद आते हैं सेकंड नंबर के केस पे। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान सुनना। देखो हमने क्या बोला कि अगर कॉमन आयन स्मॉल था तो कौन डोमिनेट कर रहा था, लैटिस एनर्जी। अब अगला केस क्या आएगा, अगर कॉमन आयन लार्ज है तो कौन डोमिनेट करेगा, हाइड्रेशन में। केस 2 लिखिएगा, इफ कॉमन आयन इज लार्ज, if common ion is large, then hydration energy dominates. If common ion is large, then hydration energy dominates. If common ion is large, then hydration energy dominates. अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा। ये जो एग्जांपल है बेटा, सॉल्युबिलिटी के आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे उनमें से जो चांद सितारों सजाने लायक क्वेश्चन है वो यही है। एक बात बता दूं मैं इसके बारे में आपको, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ग्रुप 2 के सल्फेट्स का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, ग्रुप 2 के सल्फेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ग्रुप 2 के एलिमेंट और उनके क्या दे रखे, सल्फेट। नीट, जेई मेंस, एडवांस जो भी है, अगर आज से पहले तक या कोई भी स्टेट के एग्जाम हुए हो, अगर 100 बार सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आए तो 100 में से 90 बार यही मिलेगा। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि सॉल्युबिलिटी में कुछ पढ़ के जाओ नहीं जाओ, ये ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्युबिलिटी में से अगर अपने को ऐसा मतलब सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है ना, कि भैया कौन सा ऑर्डर याद करके जाना है ना, एक एक पढ़ के जाना है 100 में से और अपने पास एक ही ऑर्डर है, याद करने का समय है, ये पढ़ के, क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी इसकी 90% है। बाकी सब क्वेश्चन हो सकता है 10% वाला कोई आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी साल अभी जेई मेंस हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आइए इस पे बात कर लेते हैं। ऑर्डर आपके सामने है बेटा। सबसे पहले आप देखो यहां पर सब में इसका नाम बताओ, पहले वाले का नाम क्या, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कॉमन आयन कौन आया, सल्फेट। बेटा सल्फेट में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कॉमन आयन कैसा हो गया, लार्ज। अगर कॉमन आयन लार्ज है तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी से। अब हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाते बेटा, एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बेटा चार्ज सबका बराबर है, क्योंकि बेरिलियम पे कितना चार्ज आएगा, +2, सल्फेट पे -2, मैग्नीशियम पे +2, सल्फेट पे -2, कैल्शियम पे +2, -2, +2, -2, ठीक है, 2। अब देखो यहां पर सब में +2 -2 आ गया। मुझे बताओ चार्ज सेम है कि अलग अलग है, चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो एनर्जी के लिए क्या देखोगे, रेडियस। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेरिलियम से बेरियम जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा एनर्जी कम हो जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी कैसे है बेटा, डायरेक्टली। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रहा है, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। लेकिन अब एक बात समझो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इतना समय तो होगा नहीं, जब ये भी सोचे फिर वो सोचे फिर ये करें फिर ऐसा करें फिर वैसा करें। तो इसका भी कुछ जुगाड़ होता है जिसके बारे में अपन डिस्कशन फिर कल की क्लास में करेंगे कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना होता है। तो कल याद दिला देना, उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी इतना लिख लो, है ना, चलेगा। ओके, राधे राधे।